नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है तालिबान पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी फाइटर जेट ने उड़ान भरी और एक के बाद एक क्यों अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है, अफगानिस्तान में कहां कहां मिसाइल गिरी है, क्यों मिसाइल दागी गई है और आखिर कितने जान माल का नुकसान हुआ है। और इस बीच तालिबान यानी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान में भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और वहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मिसाइल अटैक कर दिया। इसके पीछे क्या वजह है यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, पवन सिंह के खिलाफ क्या उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी? अब तक अटकलें और कयास था, आज अचानक ज्योति सिंह प्रशांत किशोर यानी पीके से मिलने पहुंच गई। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या पवन सिंह के खिलाफ ही दो हाथ करने की तैयारी कर चुकी है? क्या पीके के टिकट पर ज्योति सिंह चुनाव लड़ने जा रही हैं? साथ ही आपको बताऊंगा चिराग पासवान मान गए हैं या अभी भी नाराज हैं? आज लंबी बैठकों का दौर चलता रहा। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, बिहार चुनाव से पहले योगी की डिमांड बढ़ गई है। बिहार में ज्यादातर उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बिहार में आए और उनके लिए कैंपेन और प्रचार करें। आखिर योगी की इतनी डिमांड क्यों है, क्या वजह है, बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, यह आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करेंगे दलित मर्डर केस के आरोपी का एनकाउंटर। योगी पर बहुत से विरोधी प्रतिद्वंदी आरोप लगाते हैं, योगी जाति धर्म देखकर योगी की पुलिस एनकाउंटर करती है। आपको बताऊंगा रायबरेली का वो दलित युवक जिसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जो मरते वक्त राहुल का नाम ले रहा था, उस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, लेकिन अब उसके आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। यूपी में 48 घंटे में 20 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए हैं। योगी ने खासतौर पर अधिकारियों को भी डांटा है, फटकार लगाई है। क्या बोले योगी ये भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे, ट्रंप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जंग तो मैंने खूब रुकवा दी, अब नोबेल मिलेगा और शांति का नोबेल का ऐलान तो हो गया लेकिन ट्रंप नहीं पाए। नोबेल किसे मिला है शांति के लिए यह आपको बताऊंगा, कौन है मारिया। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि ट्रंप का नोबेल कैसे रुक गया, क्यों ट्रंप को नोबेल नहीं मिल पाया, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। देश भर में सुहागिनों ने चांद देखकर पूरा किया करवा चौथ का व्रत। मुंबई में अभिनेत्री रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी समेत कई स्टार्स ने मनाया त्योहार। आखिरी अरदास के बाद बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, इस साल रिकॉर्ड 2,75,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राजस्थान के बीकानेर में भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, 15 अक्टूबर तक दोनों देशों के सैनिक इंद्र 2025 में सीखेंगे जंग के गुर। मांगने पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पुरस्कार, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना को मिला अवार्ड। गाजा शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान में बवाल, लाहौर में तहरीके लब्बैक और पंजाब पुलिस में झड़प, 2 लोगों की मौत, कई घायल। काबुल में पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक, टीटीपी चीफ के ठिकाने को बनाया निशाना, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा अब और नहीं सह सकते। भारत दौरे पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने की एस जयशंकर से मुलाकात, काबुल में फिर दूतावास शुरू करने का फैसला। आरएसएस प्रचारक से मारपीट के बाद मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी तनाव, एसएचओ हटाए गए, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या में घर के अंदर हुए धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई है, रेस्क्यू के दौरान भी विस्फोट हुआ, सीएम योगी ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 12 जनसभाओं को कर सकते हैं संबोधित। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के सभी दलों में सहमति, चिराग पासवान को मिल सकती है 25 से 26 सीटें। पटना में आरजेडी की मीटिंग भी हुई। पटना में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से मिली पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, चुनाव लड़ने की अटकलें। हरियाणा के आईपीएस पूरन सुसाइड केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन, 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, चौथे दिन भी नहीं हुआ शव का पोस्टमार्टम। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद मची अफरा तफरी, सुनामी के अलर्ट के बाद अब हालात सामान्य। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, पहले दिन भारत ने 2 विकेट पर 318 रन बनाए। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ, जिसका
किसी को इल्म नहीं था, वो हो गया। पाकिस्तान अफगान में जंग हो गई, और जंग किसके लिए और किस वजह से हुई? पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान में इस शख्स जो कि टीटीपी का चीफ है, इसका नाम है नूर मसूद, इसे मारने के लिए मुनीर ने एयर स्ट्राइक कर दी है, फाइटर से एयर स्ट्राइक की। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये पाकिस्तानी फाइटर आसमान में थे और ठीक इसी तरह से पाकिस्तानी फाइटर्स ने अटैक किया। ये एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी फाइटर्स आसमान में, फाइटर्स ने मिसाइल हिट किए और जाकर टीटीपी चीफ की गाड़ी पर गिरी है। लैंड क्रूजर गाड़ी थी जिस पर एक के बाद एक कई मिसाइल से अटैक किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को शक था कि टीटीपी चीफ इसी गाड़ी में मौजूद है। इसके बाद उन्हें शक था कि टीटीपी चीफ गेस्ट हाउस में भी मौजूद है, तो अगला हमला गेस्ट हाउस पर हुआ है। ये वो गेस्ट हाउस, अब देखिए जरा पाकिस्तान ने कहां अटैक किया है। काबुल में। काबुल में अफगानिस्तान को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से देखिए फाइटर उड़ा है, और उसके बाद काबुल में लगभग 300-350 किलोमीटर का दायरा है, वहां जाकर इसने हिट किया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लेकिन देखिए ये हमला हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, कैसे अटैक किया गया। दरअसल इस तरह की गाड़ी मौजूद थी, लैंड क्रूजर, जिसमें दावा था कि ये टीटीपी चीफ इस गाड़ी में मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़े धमाके से दहल उठा काबुल। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फाइटर जेट से ये हमले किए गए। दावा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए। पाकिस्तान का टारगेट टीटीपी चीफ नूर वली महसूद था, और पाक मीडिया के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में छिपा था। अफगान के इसी जगह पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। मसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने। हमले के बाद मौके पर तेज धमाके हुए, फिर आग लग गई। पाक अखबार डॉन के मुताबिक अब्दुल हक चौराहे पर हमला हुआ, जहां लैंड क्रूजर कार को निशाना बनाया मसूद की कार बताई जा रही है। काबुल हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाक मीडिया ने हमले में मसूद के मारे जाने का दावा किया है। उनका कहना है उन्होंने टीटीपी के चीफ को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान यह दावा कर रहा है। तालिबान सरकार ने धमाके की बात मानी और मौत की बात कही है। एयर स्ट्राइक पर तालिबान सरकार के प्रवक्ता का बयान आया। जबीउल्लाह ने कहा विस्फोट में घायल होने की रिपोर्ट नहीं है। इस बीच टीटीपी चीफ का कथित ऑडियो सामने आया, यानी इसका एक ऑडियो भी आ गया है जिसमें यह कह रहा है कि जिंदा है, ये मरा नहीं है। टीटीपी चीफ ने कहा है मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है। मसूद बोला मैं काबुल में नहीं बल्कि कबायली इलाकों में हूं। तो क्या यह महज इत्तेफाक है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं और भारतीय विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, और ये तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही है पाकिस्तान को। ये आप देख रहे हैं भारत मदद कर रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि वहां गरीबी और गुर्बत बहुत है, इसलिए एम्बुलेंस भारत ने अफगानिस्तान को 5 एम्बुलेंस दी है तोहफे में। देखिए जरा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान क्यों आए आखिर। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का यह नया चैप्टर है, नया अध्याय। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हफ्ते भर के लिए भारत आए, 1 हफ्ते के लिए। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की अहम बैठक हुई है। आमिर खान मुत्तकी ने जयशंकर साहब से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, और इस दौरान अफगानी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया। मुत्तकी ने कहा हम भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के घनिष्ठ मित्र एक दूसरे को मानते हैं। साफ कर दिया कि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े नहीं होंगे। मुत्तकी बोले हमारी जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, यानी ये पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच क्लियर मैसेज। और भारत सरकार ने भी अफगान के लिए कई सौगातें दी हैं। जयशंकर ने ऐलान किया कि काबुल में फिर से दूतावास खुलेगा। 2021 में तालिबान के आने के बाद दूतावास बंद कर दिया गया था। एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री को 5 हाईटेक एम्बुलेंस भी दी।
दोनों देशों ने व्यापार और कूटनीति को भी बढ़ाने पर जोर दिया है। भारतीय को चेक करने से भी, उसके दस्तावेज चेक करने से भी मना कर दिया जब पता चला कि कोई इंडिया से आया है। अब सुनिए जरा भारतीय विदेश मंत्री को और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। जैसा कि आपको पता है, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए नया वीजा मॉडल अप्रैल 2025 में शुरू किया, जिसके बाद से हम ज्यादा वीजा जारी कर रहे हैं। इसमें मेडिकल, बिजनेस और छात्रों के लिए वीजा जारी किए जा रहे हैं। हमारे साझा लक्ष्य हैं विकास और समृद्धि के लिए काम करना, जो कि सीमा पार से होने वाले आतंक के चलते खतरे में थी। हम मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। भारत की सुरक्षा के प्रति आपकी संवेदनशीलता के लिए हम आभारी हैं। हिंदुस्तान में ये बहुत अहमियत का से बरखुरदार है और चाबहार के हवाले से तो ये एक अच्छा रास्ता और अच्छा फुर्सत है कि उससे इस्तिफादा होना चाहिए। हम और हिंदुस्तान दोनों कोशिश करें कि ये रास्ते में जितना भी मुश्किलात है, जितना भी रुकावटें हैं, उसको दूर हो जाए। दोनों ममालिक के एक ज़रूरत है, हम इसका ज़रूरत समझते हैं, तो इसलिए हाँ, सारे रास्तों को खोलना चाहिए। पाकिस्तान गुस्से में है क्योंकि वहां ताबूतों के ढेर लग गए हैं। टीटीपी के इस हमले के बाद ताबूत गिनते गिनते थक गए हैं। टीटीपी और बीएलए ने जिस तरह से उन्हें अलग अलग मोर्चों पर पिटाई की है। आपको बताऊं कि आखिर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्यों आखिर पाकिस्तान का दुश्मन है। टीटीपी का पूरा नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। टीटीपी को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है। 2021 में तालिबान ने अफगानी सत्ता पर कब्जा किया, जिसके बाद टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। पाक सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। पाक का आरोप यह है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं, लौट कर आते हैं, फिर पाकिस्तान में आतंकी हमले करते हैं। हालांकि तालिबान कहता है कि टीटीपी का समर्थन वो नहीं करता है। तहरीके तालिबान कई उग्रवादी समूहों का संगठन है, यानी टीटीपी को एक अकेला संगठन नहीं, बहुत से छोटे छोटे संगठन मिलकर टीटीपी बना है। साल 2007 में टीटीपी को बनाने की घोषणा हुई, तब इसका मुखिया था बैतुल्ला महसूद। आपने नाम सुना होगा, बैतुल्ला महसूद ने कमान संभाली थी और लेकिन 2018 में उसकी मौत हो गई और नया मुखिया मिला। नया मुखिया है ये नूर वली महसूद, नया सरगना बना टीटीपी का। ये पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। अमेरिका ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। महसूद पर $50 लाख का इनाम रखा था। नूर वली 1978 में पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पैदा हुआ और नूर वली महसूद 2003 के दौर में जिहाद से जुड़ा है। यह गुट पाक के कबायली इलाकों में तालिबानी शासन में उभरा और बाद में बैतुल्ला के नेतृत्व में टीटीपी में यह शामिल हो गया। 2013 तक कराची में टीटीपी के कामों की देखरेख करता था और यह हमलों के लिए फंड जुटाने के लिए वसूली नेटवर्क चलाता था। पिछले साल कुछ पाकिस्तान के लिए टीटीपी पर सबसे बड़ा खतरा रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलता हूं बिहार की तरफ। बिहार में हर रोज चुनावी मौसम में तपिश बढ़ रही है। पवन सिंह के खिलाफ लड़ेंगी उनकी पत्नी क्या ज्योति सिंह। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पिछले दिनों बवाल हुआ, बवाल और फैमिली ड्रामा हुआ। कहा गया कि पवन सिंह बहुत परेशान कर रहे हैं ज्योति सिंह को, लेकिन पवन सिंह ने बताया नहीं, ज्योति सिंह को तो चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए यह बवाल चल रहा था और इस बीच देखिए ज्योति सिंह कहां पहुंच गई। ज्योति सिंह पहुंच गई प्रशांत किशोर से मिलने। चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई। विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। तो क्या बिहार चुनाव में इस बार पति पत्नी की भिड़ंत होने वाली है? क्या भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह आमने सामने होंगे? जिस तरह पवन सिंह की पत्नी ने पीके से मुलाकात की, इसके बाद ज्योति के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पवन सिंह खुद कह चुके हैं कि ज्योति ने टिकट की डिमांड रख दी है। हालांकि कैमरे पर ज्योति चुनाव और टिकट की बात से साफ इनकार कर देती हैं, लेकिन चुनाव के वक्त हुई इस मुलाकात के सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। तो पत्रकार पूछते रहे ज्योति जी चुनाव कहां से लड़ेंगी, ज्योति जी चुनाव कहां से लड़ेंगी, लेकिन
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलनी है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और ज्योति का तलाक का केस चल रहा है। पवन सिंह ने ज्योति पर टिकट के लिए ड्रामा करने का आरोप लगाया 2 दिन पहले। अब ज्योति के प्रशांत किशोर से मिलने के बाद और ज्यादा अटकलें शुरू हैं। क्या ज्योति प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी टिकट लेकर? क्या पवन सिंह के खिलाफ ज्योति जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार होंगी? पवन सिंह के एनडीए में दोबारा एंट्री के साथ ही घमासान तेज है। पवन सिंह के आरा या कराकाट से चुनाव लड़ने की अटकलें। हालांकि ज्योति सिंह ने कहा पीके से मुलाकात उनकी सियासी नहीं थी। चुनाव के मौसम में कोई किसी से मिले और कहे सियासी मुलाकात नहीं थी, इस पर कितना कोई भरोसा करे। ज्योति सिंह ने कहा अपने साथ हुए अन्याय को लेकर पीके भैया से मिली हूं। चुनाव और टिकट को लेकर बातचीत से ज्योति ने इनकार किया। दूसरी तरफ पीके ने भी कहा टिकट या चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई। पीके ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को अपना दोस्त बताया। पारिवारिक विवाद पर टिप्पणी करने से पीके ने इनकार किया है। आइए इस मुलाकात के बाद सुनिए जरा पीके और ज्योति क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो बिहार में क्या स्टार्स और स्टार परिवार में भिड़ंत होने वाली है, लेकिन एक स्टार जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जानते हैं वो स्टार कौन है? योगी आदित्यनाथ। बिहार में प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में है। सारे उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी आए और उनके लिए प्रचार करें। तो सोचिए जरा, बिहार चुनाव में योगी की थोड़ी बहुत नहीं 20 से 25 रैलियां हो सकती हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही योगी की डिमांड बढ़ गई है। योगी की रैलियों का प्लान तैयार किया जा रहा है। योगी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी की ज्यादातर रैलियां होंगी। बीजेपी योगी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। योगी की रैली से महाकुंभ की सफलता को भी भुनाया जाएगा। बिहार से महाकुंभ में भारी संख्या में लोग आए थे। यूपी के किसी धार्मिक आयोजन में बिहार से काफी श्रद्धालु आते हैं, वो है महाकुंभ। सीमांचल इलाके में भी योगी की डिमांड पहले से ज्यादा है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें, 2020 में बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीती थी। 24 में से कांग्रेस को 5 गई थी और ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। जेडीयू को 4, जबकि लेफ्ट और आरजेडी को 1-1 सीट मिली थी। ओवैसी ने कई सीटों पर महागठबंधन को हराने में भूमिका निभाई। इस बार प्रशांत किशोर भी सीमांचल पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में सीमांचल में इस बार मुकाबला और रोमांचक होगा। साथ ही योगी के चुनावी प्रचार से टक्कर और जोरदार हो सकती है। सुनिए जरा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को वाकई वो सुनना चाहते हैं? क्या उनके आने से वाकई बिहार की फिजा, चुनावी माहौल बदल जाएगा? सुनिए। योगी जी एकदम ऑल ओवर इंडिया के लिए उपयोगी हैं। एकदम खेला होगा, 110% खेला होगा। योगी जी उतरे और समझिए कि सरकार बनी। बिहार के चुनाव में फायर ब्रांड नेता के रूप में योगी जी को उतारना पड़ेगा, क्योंकि योगी ही उपयोगी होंगे इस चुनाव के लिए। योगी जी यहाँ चले आवे तो जिस तरह गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, उस तरह बिहार में भी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। हम लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। बिहार में योगी आदित्यनाथ की जरूरत। यहाँ का जनता जानता है कि हमको क्या करना है। हमको यूपी वाला हालत यहाँ नहीं करना है। सौभाग्य होगा कि कटिहार के धरती पर श्री योगी आदित्यनाथ आए और यहाँ का समीकरण पूरा चेंज हो जाएगा और बीजेपी की सरकार बने। जिस तरह यूपी में जंगल राज खत्म हो गया, इसी तरह बिहार में जंगल राज खत्म हो जाएगा।
गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उनको आना जरूरी है। बुलडोजर बाबा कहते हैं जहाँ भी कुछ गड़बड़ होता है पत्थर फेंकने वाला बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है। बिहार में भी इस तरह का शासन हो। तो योगी आएंगे वह जुमला लेके आएंगे और यहाँ पर बिहार की जनता को कोई भी लाभ नहीं होगा। यह बस एक चुनावी जुमला है, लोगों को आम जनता को ठगने का काम किया जाएगा। जिस तरह से माफिया राज को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से समाप्त किया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, उसी तर्ज पर बिहार में भी अपराध मुक्त यह राज्य बनेगा। एनडीए में इस वक्त अगर किसी एक शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान मान गए या रूठे हुए हैं, हर रोज इससे जुड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन चिराग को मनाने के लिए देखिए कितनी जोर आजमाइश हो रही है। मैं अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर देखिए, चिराग को मनाने के लिए पहुंचे, बात करने के लिए पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय। ये रात की तस्वीर है जिस वक्त पहुंचे वो। उसके बाद देखिए घर से बाहर निकले तो चिराग, धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय साथ थे। चिराग ने दोनों हाथ जोड़े और लगा कि बात बन गई है, लगा कि चिराग मान गए। इस तस्वीर के साथ बात पूरी हो गई है, लेकिन ये रात की मुलाकात थी। उसके बाद देखिए सुबह आंख खुलते ही फिर बीजेपी के नेता नित्यानंद राय साहब पहुंच गए चिराग पासवान के घर। आज फाइनल हो जाएगी, आज फाइनल हो जाएगा सब कुछ। आज फाइनल हो जाएगी, आज फाइनल हो जाएगा सब कुछ। और देखिए सुबह पहुंचने के बाद फिर चिराग पासवान बाहर आए नित्यानंद राय जी को छोड़ने के लिए। तो अगर सबसे ज्यादा किसी नेता से मिलने मुलाकात का दौर हुआ है तो शायद वो चिराग पासवान ही होंगे। और क्योंकि बीजेपी को लिस्ट फाइनल करनी है, फिर एनडीए की बैठक हुई है। एनडीए की बैठक हुई, गठबंधन के नेता शामिल हुए, जिसमें जेडीयू बीजेपी के नेताओं को आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी बैठे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है, क्या नाराज चिराग पासवान को बीजेपी ने मना लिया है, मान गए हैं? चिराग पासवान दरअसल 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए। एक सांसद पर कह रहे हैं 8 सीट होनी चाहिए। अगर एक सांसद तो 8 सीट दीजिए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चिराग को मनाने में पसीने छूट गए। पिछले 72 घंटों से चिराग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। अटकलें तो चिराग, राहुल, पीके के साथ गठबंधन तक की आने लगी थी। इसी वजह से बीजेपी नेता लगातार चिराग को मनाते रहे। 9 अक्टूबर को नित्यानंद राय ने पहले चिराग की माताजी से मुलाकात की, इसके बाद नित्यानंद ने चिराग से मिलने पहुंचे। दोनों के हंसते चेहरे को ऑल इज वेल का संकेत माना गया, लेकिन देर रात तक एलजेपी सीट समझौते से खुश नहीं थी। फिर दिन में धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय चिराग से मिले। इसके बाद सीटों को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया। एलजेपी को 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं। राज्य और केंद्र में पार्टी को उचित सम्मान मिल सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन को लागू किया जाए। जल्द ही एनडीए के नेता सीटों को लेकर ऐलान कर सकते हैं। तो क्या चिराग अब पूरी तरह से मान गए? सुनिए सियासतदानों को। बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है। और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं। और सब लोगों ने संकल्प लिया है, खुले मैदान में लिया है संकल्प कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। तो सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा, चिंता मुक्त रहिए। एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुका है और किसी तरह का
कोई समस्या अब जो है एनडीए में नहीं बचा है। चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कैंडिडेट के घोषणा का मामला हो, हम लोग बोले ही थे कि सही समय पर सही चीज कर देंगे और ऑली जुबैल बहुत अच्छा सब है। और पहली बार एनडीए की लिस्ट तो आने वाली है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे पीके प्रशांत किशोर ने पूरी लिस्ट जारी की है। प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार कौन है, उनकी लिस्ट में कौन कौन है, जरा ये देखिए। प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार हैं। खुद प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में नहीं है। 51 में से 49 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पीके की पहली लिस्ट में नए चेहरों को मौका मिला है। इसमें देखिए 7 डॉक्टर हैं, 2 वकील हैं, 2 पूर्व आईपीएस हैं, 2 आईएएस के रिश्तेदार हैं और भोजपुरी सिंगर एक्टर रितेश पांडे को करगहर सीट से टिकट दिया गया। पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा को दरभंगा सदर से मैदान में उतारा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट दिया गया है। जाने माने गणितज्ञ केसी सिन्हा को पटना के कुम्हार से टिकट दिया गया। एमबीबीएस डॉक्टर जागृति ठाकुर को मोरवा सीट से टिकट मिला है। जागृति भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर साहब की पोती हैं। 11 उम्मीदवार ओबीसी से हैं, 17 उम्मीदवार ईबीसी से हैं। प्रशांत किशोर ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। पीके के निशाने पर नीतीश तेजस्वी दोनों के ही वोट बैंक हैं। सुनिए जरा पीके से खास बातचीत की, वो अपने उम्मीदवारों पर क्या कह रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े वकील, ऐसे ऐसे लोग जो कभी जीवन में बिहार के हीरो रहे अपने क्षेत्र के, कभी आपने देखा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं? एक का दुक्का कहीं कोई उदाहरण हो सकता है। इस 51 की 51 सूची में पत्रकार और पत्रकारों की टीम लग के एक भी बाहुबली, धनबली, महाबली कोई नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो बिहार को सुधारने का जज्बा लेकर इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रयास से जुड़े हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। देखिए जरा वहां विरोधियों को योगी ने कैसे जवाब दिया। एनकाउंटर वाला इलाज और योगी की गाज। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। गोरखपुर मेला में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उनके साथ रवि किशन भी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों योगी पर सवाल उठाए विरोधियों ने। रायबरेली में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस तस्वीर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और यह शख्स जब इसकी मौत हो रही थी उस वक्त ये राहुल गांधी का नाम ले रहा था। अजय राय इसके परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब देखिए इसको मारने वाले का एनकाउंटर हो गया है। जिसने पीट कर हत्या की उसका एनकाउंटर हुआ। बेटे के साथ मर्डर हुआ। जिस तरह से मैं दुखी हूँ, अब बिलख रहा हूँ, उसी तरह वो बिलखे, उसका परिवार बिलखे और उनकी फांसी की सजा हो और उनके घर में बुलडोजर चले, तब मुझे संतोष है। जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। राहुल गांधी पीड़ित के पिता ने एनकाउंटर की मांग की और योगी ने 4 दिन के अंदर मांग पूरी कर दी। रायबरेली में जिन लोगों ने एक दलित की पीट कर हत्या की, योगी की पुलिस ने उसके मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया और फिर दिखा दिया यूपी में जाति धर्म पूछकर हिसाब नहीं होता। अपराधियों का इलाज उनकी करतूत के हिसाब से होता है। जितना बड़ा अपराध, जितना खूंखार अपराधी या माफिया, उस पर उतनी ही कड़ी गिरती है बाबा की गाज। बरेली से लेकर बुलंदशहर और आगरा से उन्नाव तक योगी का ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। 48 घंटे में 20 एनकाउंटर कर योगी और उनकी पुलिस फिर पैगाम दे रही है कि यूपी में कानून से किया खिलवाड़ तो तुरंत कड़ा इलाज हो जाएगा। लंगड़ा ऑपरेशन बड़ा, हर हर महादेव। एक एक घोड़े पे चलत अड़नकुल, नाच नाच के। आइए अब आपको बताऊं योगी ने कैसे विरोधियों को जवाब दिया। रायबरेली में दलित की हत्या से यूपी में हड़कंप था। विपक्ष योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा था, लेकिन योगी ने तुरंत अपराधियों पर कड़े एक्शन का निर्देश दिया और 1 हफ्ते के अंदर मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया। वारदात के बाद से आरोपी दीपक अग्रहरी भागता फिर रहा था।
पुलिस को सूचना मिली कि दीपक रात में शहर से भागा। स्पेशल टीम और कई थानों की पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दीपक अग्रहरी के पैर में गोली मारी और दलित हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दीपक पर पहले से कई केस दर्ज हैं, 25,000 का इनामी है। पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की और दीपक के दूसरे साथी आरोपियों की तलाश हो रही। दरअसल 2 अक्टूबर को एक दलित को कुछ लोगों ने इस पर हमला किया। चोर समझकर लोगों ने हरिओम को पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में पुलिस से लेकर आरोपियों तक पर गाज गिरी। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। वहीं पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह था पुलिस का एक्शन। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पुलिस, योगी क्या कह रहे हैं और रवि किशन क्या कह रहे हैं। जो हरिओम वाल्मीकि जिसकी एक पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त दीपक अग्रहरी और ऊंचाहाट पुलिस और डलमऊ पुलिस ने उसको पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया दीपक ने। जवाबी कार्रवाई में पुलिस में फायर किया है जिससे उसके पैर में गोली लगी है। गरीब है मरेगा, यही सोचता था पिछली सरकार के लोग। अरे गरीब बाहो, एक लड़की बहन बिटिया के उठा ले कौन सुनवाई होगा। अब हिम्मत है केहू का, मजाल बा केहू का। लंगड़ा ऑपरेशन बड़ा, हर हर महादेव। एक एक घोड़े पे चलत अड़नकुल, नाच नाच के। ढेर करिया तो 2 घोड़े पे एकदम लेट के चलिया। पाप मत करो, गया वो जमाना। 2017 के पहले का गया वो जमाना। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। योगी कह रहे हैं अपराधियों के लिए यमराज का दूत इंतजार कर रहा है। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा है 48 घंटे में यूपी में 20 एनकाउंटर हुए हैं। ये मेरठ की देख रहे हैं आप। यूपी के अलग अलग शहरों में आप देख रहे हैं किस तरह से एक्शन हो रहा है। योगी अफसरों को फटकार भी लगा रहे हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं। त्योहार को लेकर योगी ने अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में यूपी के सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद थे। योगी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। कमिश्नर से कहा जब तक लखनऊ से बताया नहीं जाता तब तक वाराणसी में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। छितौना कांड और वकील पुलिस विवाद से योगी बहुत खफा है। छितौना में 3 महीने पहले ठाकुर राजभरों में मारपीट हुई। खेत में गाय घुसने पर हुई लड़ाई में छोटू राजभर की मौत हुई। कई दलों ने इसे जातीय संघर्ष की तरह पेश करने की कोशिश की। सीएम ऑफिस की फटकार के बाद आरोपी संजय सिंह गिरफ्तार हुआ। इसी का हवाला देकर योगी ने वाराणसी प्रशासन को फटकार लगाई। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर पर भी योगी जमकर बरसे। योगी ने कमिश्नर से कार्रवाई में देरी और हीला हवाली की वजह पूछी है और बाकी जिलों के अधिकारियों को भी कड़े कदम उठाने को कहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कदम उठाइए। राज्य में हर जगह उपद्रवियों या अराजक तत्वों पर सख्ती की जाए। त्योहार और उत्सव में किसी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो योगी ने एक तरफ अफसरों की क्लास लगाई है, दूसरी तरफ देखिए योगी ने रवि किशन की भी क्लास लगाई है। सुनिए। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने।
लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। लेकिन योगी ने अपने एक अफसर की तारीफ की और बाकी अफसरों को उनके लिए नजीर भी पेश की है। कौन है वो अफसर? एसएसपी अनुराग आर्य, जिन्होंने बरेली में हालात संभाले थे। योगी आजकल अनुराग आर्य की पीठ थपथपा रहे हैं कि अनुराग आर्य ने बरेली में हालात जिस तरह से संभाले हैं वो शाबाशी के लायक हैं और तारीफ के काबिल हैं। दूसरी तरफ बरेली में अभी भी एक्शन हो रहा है। आज की तस्वीर है, तौकीर के करीबी का एक और ठिकाना सील कर दिया गया। यार थोड़ा थोड़ा सा यार, क्या सील में घुसो, उसमें क्यों डाल रहे हैं आप? उंगली बचाए देखो, सही चल ठीक। तो बरेली के एसएसपी योगी के होनार सिपा सालार अनुराग आर्य है। एक और जिम बताया जाता है तौकीर के करीबी का बरेली में, वो भी सील कर दिया गया। देखिए जरा कौन है योगी के सोल्जर। सीएम योगी ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य की तारीफ की है। योगी ने कहा बरेली में उपद्रवियों पर तुरंत कड़ा एक्शन हुआ। 26 सितंबर को बरेली में 4 जगह भारी बवाल था। पुलिस ने तौकीर और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। बवालियों के खिलाफ बरेली में बुलडोजर भी चल गया। योगी ने कहा बलवाइयों पर ऐसी ही कार्रवाई की जरूरत है। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य बवाल के दौरान हीरो की तरह उभरे। बवाल होते ही तुरंत एक्शन लिया और हालात बिगड़ने नहीं दिए। पुलिस कर्मियों के साथ खुद फ्लैग मार्च कर लोगों में भरोसा जगाया, इंसाफ और कानून का भरोसा। बरेली केस में तौकीर समेत 84 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। संदेश दिया कि कितना भी रसूख हो, कानून से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। अनुराग आर्य की गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में होती है। बागपत के रहने वाले अनुराग ने मिलिट्री एकेडमी से स्कूली पढ़ाई की और फिर बीएचयू से अच्छे नंबरों से बीएससी की डिग्री हासिल की, लेकिन दिल्ली में हिंदू कॉलेज में एमएससी में 2 विषयों में फेल हो गए थे। इसे नाकामी ना मानकर शुरुआत समझी और आईएएस की तैयारी में जुट गए। 2013 में पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस बन गए। शुरुआती पोस्टिंग अमेठी, बलरामपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में हुई। उनकी तेज तर्रार स्टाइल से मुख्तार अंसारी गैंग की कमर टूटी और अब बरेली में तौकीर पर एक्शन को लेकर फिर चर्चा में है। सुनिए, इससे पहले योगी आदित्यनाथ बरेली एसएसपी की तारीफ कर चुके हैं, क्या कह रहे हैं। बिना कुछ किए रहे धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यूपी में पिछले कई दिनों से कुछ धमाके हुए हैं। एक तस्वीर ये आप देख रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या में जोरदार धमाका हुआ और धमाके से 3 किलोमीटर तक जमीन हिल गई। लोगों को लगा कहीं ट्रक फटा या भूकंप आया है। अभी चल यह धमाका राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से धमाका हुआ। गांव वाले कह रहे हैं अवैध पटाखों में आग से धमाका हुआ। ब्लास्ट होना दुखद घटना है और इस पर अभी तक इंडी गठबंधन के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। उनका तो प्रतिक्रिया आएगा तब जब कहीं मस्जिद में ब्लास्ट होगा तब। लेकिन जोगी जी की सरकार है, एकदम कोई बच नहीं पाएगा। स्थानीय पुलिस की जिसमें पूरी तरह से लापरवाही है। अगर निगरानी रखी गई होती कि ये व्यक्ति छोड़कर सिवान में जाकर के ये क्या कर रहा है, कौन से कारोबार कर रहा है, अगर निगरानी रखी गई होती तो जखीरा के द्वारा जो बम ब्लास्ट हुआ है ये सिलेंडर से नहीं हुआ है, ये उसी बारूद के जखीरे से हुआ है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जातिवाद ने आईपीएस को मार डाला। आईपीएस पूरन, जिनका अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, पत्नी की मांग है कि सख्त कार्रवाई हो, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
उनसे मिलने के लिए आज मंत्री पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हरियाणा के मिनिस्टर पहुंचे हैं आईपीएस पूरन के घर उनकी पत्नी से मिलने के लिए। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी पर एफआईआर हो गई। राज्य के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी यानी मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर हो गई। इतना ही नहीं, कई तुर्रम खां, एडीजी, आईजी और यहां तक कि रोहतक के एसपी के नाम भी थाने के रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। बड़ों पर जाति के नाम पर उस आईपीएस अधिकारी को प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसने अपनी ही बंदूक से अपनी जान ले ली। अब उस आईपीएस की लड़ाई उनकी आईएएस पत्नी लड़ रही है। कह दिया है, जब तक डीजीपी पद से नहीं हटाए जाते और एसपी गिरफ्तार नहीं किए जाते, तब तक पति का आखिरी संस्कार नहीं होगा। 4 दिनों से लाश अस्पताल की मोर्चरी में रखी है। अब देखिए, आईपीएस आत्महत्या मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आईपीएस वाई पूरन कुमार का शव 4 दिन से मोर्चरी में रखा है। चौथे दिन भी नहीं हो पाया पोस्टमार्टम और आखिरी संस्कार। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी जांच करेगी। आईपीएस पूरन कुमार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस केस में कल रात 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उन 15 अधिकारियों के नाम पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजाड़िया पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने एफआईआर पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों के नाम सस्पेक्ट कॉलम में डालने की मांग की है। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत ने पुलिस को नया आवेदन दिया है। पूरन कुमार की पत्नी डीजीपी को पद से हटाने की मांग पर अड़ी है। उन्होंने रोहतक के एसपी को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। यह माना जाता है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटना तय है। और इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भेजा है। एससी कमीशन के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। आईपीएस सुसाइड केस को लेकर दलित संगठन भी एक्टिव हो गए। हिसार में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा ने बैठक बुलाई और हरियाणा ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सीएम को चिट्ठी लिखी है कि हरियाणा के एसीएस डी सुरेश ने चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात की और हरियाणा के डीजीपी रोहतक के एसपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आइए आपको सुनवाता हूं। इस पर अब सियासत भी हो रही है क्योंकि आईपीएस पूरन दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। यह आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। जो भी दोषी हो, भले वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक दलित आईएएस अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए। एक दलित आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी बन गए, उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है। आज भी जो है जाति के नाम पर जो है तिरस्कार किया जा रहा है और इतने मजबूत अधिकारी थे, उनको प्रताड़ित किया गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे थे उन्हें नोबेल मिलेगा। आज टेंशन में है डोनाल्ड ट्रंप। क्यों टेंशन में, वजह आपको बताऊं। शायद आपने दसियों बार ट्रंप के मुंह से सुना होगा कि मैं ही शांति के नोबेल पुरस्कार का लायक हूं। और आज नाम सामने आना था। नाम सामने आने से पहले देखिए, बीती रात नेतन्याहू ने तस्वीर साझा कर दी कि ट्रंप को ही मिल गया है नोबेल पुरस्कार। एआई की तस्वीर नेतन्याहू ने साझा की, ट्रंप के गले में नोबेल पुरस्कार टांग दिया है। लेकिन देखिए, नाम अनाउंस हुआ, ट्रंप को नोबेल नहीं मिला है। अगली तस्वीर देखिए, नोबेल मिला है शांति के लिए मारिया को। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. Nobody has ever done 8 wars. Nobody's done 8 wars in 30 years, let alone. They will never give me a Nobel Peace Prize. They deserve it, but they will never give it. Saving lives. We saved millions and millions of lives with the 7 wars. कान पक गए थे सुनते सुनते। नोबेल दे दो, नोबेल दे दो। हमने 8 युद्ध रुकवा दिए, पूरी दुनिया में शांति करवा दी। दुनिया को भी भरोसा हो चला था कि अब की बार ट्रंप को ही मिलेगा शांति का नोबेल पुरस्कार। दुनिया को छोड़िए, कम से कम पाकिस्तान ने तो मान ही लिया था कि अगर ट्रंप नहीं तो कोई नहीं।
शाहबाज और मुनीर व्हाइट हाउस जाकर हाथ मिलाकर बधाई तक दे आए थे। और तो और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने तो एआई से नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल बनाकर ट्रंप के गले में ही टांग दिया। लेकिन सारी दावेदारी, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। ट्रंप हाथ मलते रह गए, सपने चकनाचूर हो गए। ट्रंप को नोबेल नहीं मिला, वेनेजुएला की मारिया को नोबेल मिला है उनकी लंबी लड़ाई के लिए, तानाशाही के खिलाफ। लेकिन ट्रंप को नोबेल क्यों नहीं मिला है, उसकी वजह आपको बताता हूं। ट्रंप कई महीने से नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना। वो 8 युद्ध में शांति करवाने का दावा कर चुके थे और इस साल नामांकन की आखिरी तारीख थी 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और 11 दिन बाद ही नॉमिनेशन प्रोसेस बंद हो गया। यानी ट्रंप ने जितने युद्ध रुकवाने के दावे किए वो सब नामांकन के बाद हुए हैं। कमजोर उम्मीदवारी के बावजूद ट्रंप लगातार दावा करते रहे और उनकी दावेदारी को बराक ओबामा से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ओबामा को नोबेल मिल चुका है जो ट्रंप को कभी पसंद नहीं आया, इसलिए वो बार बार कहते रहे। तो यह भी एक वजह है कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें। करवा चौथ है और उसकी तस्वीरें जो आई हैं, देखिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा और उसके बाद यह तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, भोजपुरी एक्टर, स्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। और ये तस्वीर देख रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। और आइए अब बात लाइफ का फंडा की। लोग मजाक उड़ाएं या फिर आप पर सवाल उठाएं, आप उनकी परवाह मत कीजिए। आप करिए वही जो आपके लिए सही हो। सोचिए, रेखा अगर दूसरों की बातों पर आ जाती तो ना वो बेहतरीन एक्ट्रेस बन पाती और ना टाइमलेस क्वीन कहलाती। कम ही लोगों को पता है कि तमिलनाडु में जन्मी रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। बचपन में वो फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिवार के हालात खराब थे तो मां की हिदायत पर 4 साल की उम्र से फिल्में करने लगी। चाइल्ड आर्टिस्ट के बाद रेखा ने तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। उन्हें काम तो खूब मिल रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। तो 14 साल की उम्र में रेखा हिंदी फिल्मों की तलाश में मुंबई चली आई। उनके बढ़े वजन और सांवले रंग का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। लोग कहने लगे, जो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता वो बॉलीवुड में क्या काम करेगा और कैसे एक्ट्रेस बनेगा। लेकिन रेखा ने हिंदी भी सीखी और अपनी अदाकारी से बॉलीवुड में खास मुकाम भी हासिल किया। सोचिए, 4 फिल्म फेयर, 1 नेशनल अवार्ड और पद्मश्री जैसे सम्मान मिले। रेखा का फिल्मी करियर जितना चर्चित था, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा और विवादों में रही। कई बड़े स्टार के साथ उनका नाम जुड़ा, 2 शादियां हुई, दोनों नाकाम रहीं। उन पर खुदगर्ज होने की तोहमत भी लगाई गई, लेकिन रेखा ने जवाब देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया। लग्जरी गाड़ियों की शौकीन रेखा आज 300 करोड़ की मालकिन है। 71 साल की उम्र में भी वो फिटनेस और स्टाइल की आइकॉन बनी। उनका संघर्ष और अंदाज लाइफ का अहम फंडा देता है। लोग हमेशा आपको जज करेंगे, उन्हें यह करने दें, लेकिन जिंदगी तो आपकी है और आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है। तो रेखा अपने आप में संघर्ष की भी एक फंडा देती हैं। रेखा रिश्तों पर भी फंडा देती हैं और फिटनेस पर भी फंडा देती हैं। बहरहाल, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।